गेट बंद कर देना सर। देखो अब बिल्कुल शांत रहना और ध्यान से सुनते रहना हर चीज को, ठीक है। खासकर वो जिनका ये टॉपिक थोड़ा सा भी क्लियर नहीं था, या जो किसी भी वजह से छुट्टी पे थे, या जो मर्जी था, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अच्छा, पहली चीज, इस शब्द से क्या समझते हो? क्वाड्रिलेटरल शब्द से क्या समझ आता है तुम्हें? बेसिक क्या समझ आता है ये शब्द सुनते ही? कुछ तो आता होगा दिमाग में। जिसकी चार साइड्स हो, बहुत बढ़िया। तो वो तो एक बेसिक चीज हो गई कि हमारे पास चार साइड्स होते हैं, ठीक है, ओके। और कोई आइडिया? सारे एंगल 90 डिग्री नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और भी तो कुछ इसमें चार होता है, चार एंगल्स होते हैं, बहुत बढ़िया। एजेस तो बेटा 3D फिगर्स में होता है, 2D फिगर्स में तो साइड होती है। चलो, तो बेसिक हमें पता है कि चार साइड होते हैं, चार एंगल्स होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम में से किसी ने नहीं बताई कि ये हमारे पास कैसा कर्व होता है? क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास आइडिया होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो कर्व्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लोज्ड कर्व और एक हमारे पास होता है ओपन कर्व। जैसे ये जो ऊपर वाला हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, और जो नीचे वाला हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास कैसा कर्व है? ओपन कर्व है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ समझ आ रहा है? डायग्राम देख के डिफरेंस समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी क्या डिफरेंस है? देखो, बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो ये होता है कि इनकी जो इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज कैसी होती है? इसकी बाउंड्रीज सारी क्लोज्ड होती हैं। इसकी जो बाउंड्रीज है वो कैसी होती हैं? बाउंड्रीज सारी ओपन होती हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिक बात है। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ रखा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें एकदम जो बच्चों वाली बेसिक चीजें इसके अलावा और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो सीधा आप चैप्टर पे बढ़ते हैं। देखो, पहली चीज, अगर मैं एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देख लेते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई नेम नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो हर क्वाड्रिलेटरल्स में होती है वो क्या क्या है? देखो, पहली चीज तो हमारे पास चार साइड्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास चार एंगल होते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक, यहां तक समझ आया? ठीक है। डायगोनल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डायगोनल क्या होता है। जिस समय मैंने पढ़ाया था उस समय तुम्हें बताया था कि डायगोनल की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। और क्या थी वो डेफिनेशन? डायगोनल एक ऐसी लाइन है जो दो एंगल्स को तो कनेक्ट करती है, बट कैसे एंगल्स को? अपोजिट तो जरूरी नहीं है, 90 डिग्री भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं पॉलीगन पे चला जाऊं, एक साइड बढ़ा दूं, तो जरूरी तो नहीं है अपोजिट मिल जाएगा तुम्हें। दो नॉन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कनेक्ट करती है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कैसे सिखाया था मैंने? पड़ोसी वाले। तो जैसे अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना ज्यादा। जैसे मान लो हमारे पास यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं लाइन बनाऊं तो मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट कर ही नहीं सकता, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर ही नहीं सकता, तो मेरे पास यही बचा। बट क्या ये वाला जो वर्टिस है यार, ये वाला जो कॉर्नर है, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग है? नहीं है ना, तो नॉन कॉरस्पॉन्डिंग है। तो डायगोनल की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है? अलाइन, लिख लेना भाई दोबारा अगर नहीं याद है तो, अलाइन कनेक्टिंग टू नॉन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स
या एंगल्स। अ लाइन कनेक्टिंग टू नॉन कोरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स या एंगल्स। समझ आया यहां तक? समझ आ रहा है बेटा? पक्का समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अब क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा सा भी आगे जंप करने के लिए हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, बेसिकली किसी भी पॉलीगन का बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसको नॉर्मल एकदम लेमैन वाली भाषा में बोलूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी वो होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या सबके लिए सेम रहता है या सबके लिए अलग अलग होती है? सबके लिए अलग अलग होती है। तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पे आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का, कि किसी भी पॉलीगन का जो भी इंटीरियर एंगल का सम होता है। अच्छा, सम ऑफ ऑल एंगल्स तो ठीक है, इसमें एक चीज ऐड कर लेना, इंटीरियर एंगल्स। अब मैंने इंटीरियर ही क्यों बोला, इसका रीजन आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तुमने जब पढ़ा था इससे पहले, जब हमने ट्रायंगल पढ़ा था, हमने देखा था कि इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसके चारों एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास होता है 360 डिग्री। समझ आ रहा है? अब सोचने वाली बात है कि क्या ये हमें याद ही करने पड़ेंगे कि 180, 360, 540, क्या ये याद ही करते रह जाएंगे हम? नहीं, जरूरत नहीं है। हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और ये तुम्हें दे देता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये वो फॉर्मूला है। अब चाहे तुम ट्रायंगल का तुम्हें पता है, जिसमें ये जो मेरे पास n है, ये n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो चीजें हमें याद है, जैसे 180 तो हमें याद है, ट्रायंगल का हमें 180 याद है, क्वाड्रिलेटरल का हमें 360 याद है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो, ट्रायंगल की साइड्स कितनी होती है? 3। तो यहां n की वैल्यू क्या आएगी? ट्रायंगल के लिए 3 आएगी। बहुत बढ़िया। तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है। और 1 × 180 कितना आएगा? 180। क्या ये वही है जो हमें याद है? क्वाड्रिलेटरल का मैंने अभी बताया जस्ट कि 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल का अभी बताया मैंने कि 360 होता है। तो एक बार क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल के देख लो, क्या सेम आ रही है चीज? देखो, n - 2, तो n कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के लिए? 4। 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। और 2 × 180, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में, एकदम सही फॉर्मूला है। इतना समझ आया बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है वो तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, देखो, कुछ गिने चुने फिगर्स हैं, उसके बारे में बता देता हूं। पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल में एक पार्ट होता है जिसको मैं बोलता हूं पैरेललोग्राम। अच्छा, इस पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
दो पैरेलल लाइंस और उसके आगे जीएम, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस में कभी इस तरीके से डिनोट करके चलूं तो याद रखना, अगर मैं कहीं पे ऐसे यूज करूं पूरा पैरेललोग्राम लिखने के बजाय। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। पैरेललोग्राम बस दो चीजें कहता है, जो मोटी मोटी दो चीजें कहता है, वो ये है कि पैरेललोग्राम का पहली एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स शुड बी पैरेलल। ठीक है, और ये पता नहीं क्यों कहीं नहीं लिखा होता ये वाली बात कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल, क्योंकि हर बुक में या कहीं पे भी अगर मैं देखता हूं मेजरली उसमें लिखा होता है पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर अभी तुम अपनी बुक खोल के देखोगे उसमें भी दिखेगा। उसके बाद फिर ट्रेपीजियम पढ़ाया जाता है, फिर जब ट्रेपीजियम पढ़ाया जाता है फिर तुम्हें बोला जाता है कि एटलीस्ट एक साइड तो है ना पैरेलल, एक पेयर ऑफ साइड तो है पैरेलल। तो क्यों ना ये बात तुम्हें पहले बता दी जाए कि सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड भी अगर पैरेलल है तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, पैरेललोग्राम। अच्छा, पहली चीज तुम्हें ये याद है पैरेलल किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइंस किसको बोली जाती है, ये याद है? देखो, जिसका मेजरमेंट इक्वल ना हो, डिफरेंस थोड़ा सा चूक रहे हो। देखो बेसिकली पैरेललोग्राम ये होता है, जैसे मान लो ये लाइन मैंने यहां पे बनाई, अब मेरे पास स्केल तो नहीं है बट समझना, और मैंने एक लाइन यहां बनाई। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूं तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं, या ये वाला पॉइंट सेट करूं और तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालूं, दोनों डिस्टेंस कैसा आएगा? ये अगर मैं d1 मान लूं, ये अगर मैं d2 मान लूं, तो दोनों डिस्टेंस कैसा आएगा? d1 इज इक्वल टू d2। मतलब एक ऐसी दो लाइनें जिनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्टिकल नहीं तो परपेंडिकुलर याद रखना, जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे जाओ तो सेम ही रहे, ऐसी दो लाइनों को हम कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल लाइन। अच्छा, अब मैंने परपेंडिकुलर ही क्यों बोला, इसका रीजन है क्योंकि मान लो, देखो इस पॉइंट से अगर तुम यहां भी तो लाइन बना सकते थे, क्या ये लाइन और ये लाइन सेम है? नहीं। ठीक है, इस पॉइंट से तुम यहां भी तो बना सकते थे, क्या ये लाइन सेम है? नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, वो समझ रहे हो? तो फिर यहां हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है अगर मैं सीधा ये बोलता कि दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने बोला किसी भी पॉइंट से दो लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट या किसी भी दो इंस्टेंट पे अगर मैं मेजर करूं तो हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। और ऐसी दो लाइनों को मैं क्या बोलता हूं? पैरेलल लाइंस। और ऐसी ही लाइनों से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देखो। देखो ये तो तुम्हें पता है ना कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल कॉमन है। जैसे इसका जो एंगल सम होगा ASP वो कितना होगा? 360 डिग्री। इसकी भी चार साइड्स होंगी, इसके भी चार एंगल्स होंगे, इसके भी दो डायगोनल्स होंगे। बात समझ आती है? इक्वल साइड होना जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम में, इक्वल साइड सारी इक्वल हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमने देखा है कि जो ऊपर वाली साइड होती है कई बार वो छोटी होती है, नीचे वाली साइड कैसी होती है? बड़ी होती है। या ऊपर वाली साइड बड़ी होती है, नीचे वाली साइड कैसी होती है? छोटी होती है। तो साइड्स का इक्वल होना उतना मेजर या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब फटाफट से जंप करते हैं कुछ पर्टिकुलर जो हमारे शेप्स हैं उनके ऊपर जो हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला शेप जो है हमारे पास वो आता है रेक्टेंगल।
ठीक है। तो रेक्टेंगल बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है हमें, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है। ठीक है, इसके 4 साइड्स होते हैं। अगेन प्रॉपर्टी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, बता दूं, चलो देखो। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो क्या क्या होता है, देखो पहले तो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, मतलब ऑब्वियसली ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये बात समझ आती है। ठीक है, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल सबसे पहले लिख तो दिया, कितनी बार लिख दूं, एक ही प्रॉपर्टी 5 बार लिख दूं, 5 प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, देखो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तभी तो पैरेललोग्राम का भी हिस्सा है। ठीक है, डायगोनल्स इसके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं एकदम, डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब अगर मैं ये डायगोनल बनाऊं और एक ये वाला डायगोनल बनाऊं तो ये दोनों डायगोनल आपस में कैसे होते हैं, डायगोनल्स पैरेलल होते हैं। बड़ा खतरनाक पैरेलल है यार ये तो, मतलब कुछ भी। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स की बात करूं तो डायगोनल्स प्रॉपरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ये बात समझ आती है, मतलब अगर ये वाला जो डायगोनल है इस वाले डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है, ये वाला जो डायगोनल है इस वाले डायगोनल को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। यहां तक समझ आ गई बात। ठीक है, चलो और क्या प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की इंपॉर्टेंट, हो गया ऑल एंगल्स 90 डिग्री, हो गया पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हो गया डायगोनल्स इक्वल होते हैं, हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया, सारी प्रॉपर्टी खत्म है। ठीक है, इसके अलावा रेक्टेंगल के बारे में बताने को कुछ भी नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तब और मजा आएगा। अभी बस इतना समझ लो कि रेक्टेंगल के बारे में जितना था वो तुम्हारे सामने साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया। ठीक है, समझ आ गई बात, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब देखो तुम लोग 2.5 घंटे टिक जाओगे ना भाई, बेहोश वेहोश मत हो जाना। घर से ग्लूकोज बढ़िया से पी के आयो, नहीं पी के आयो, ये तुमने थोड़ी गलती करी है कि तुम कुछ खा के नहीं आयो। थोड़ा सुबह जल्दी उठ के खा के आना चाहिए था। अब मुझे तो आदत है, मैं 10 बजे से पहले नहीं खाता, पर तुम्हें तो नहीं है ना यार, तुम तो नहीं झेल पाओगे। चलो कोई नहीं, 10:30 बजे तक तो झेलना ही पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब समय खत्म हो गया। अब तो सुबह कुछ तो खा पी के जाते होगे। हाँ तो फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बचपन से ही ऐसा था, मैं भी भाई कुछ खा पी के नहीं जाता था स्कूल, तो इसलिए मेरे को बचपन से ही फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगला देखो। चलो बहुत देर हो गई बातें, वैसे टाइम बीत जाएगा तो मैं पता भी नहीं चलेगा, पता आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका, अब सिर्फ 2 घंटे और। देखो अब ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर जो है ना भाई, स्क्वायर बहुत प्यारी फिगर है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सब कुछ इसका डेमोक्रेटिक अंदाज में चलता है। ये अपनी हर साइड को इक्वल मानता है।
कहता भाई ये 4 लाइनें है, चारों लाइनें तो मेरी है ना भाई, सब इक्वल है मेरे लिए, ठीक है, ये एकदम मेरी तरह है स्क्वायर। तुमने बहुत जगह सुना भी होगा ना, ऐसे बोला जाता है फेयर एंड स्क्वायर है, काफी फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, बहुत टीचर्स भी बोलते हैं, कई जगह बहुत बोलते हैं। फेयर एंड स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है कि ठीक है और बढ़िया है, सबके लिए वही है जो है, ठीक है। तो देखो स्क्वायर की मैं बात करूं तो इसमें रेक्टेंगल्स वाली काफी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जो रेक्टेंगल से अलग प्रॉपर्टी है वो सुन लो कि इसकी जो चारों साइड्स होती है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब रेक्टेंगल से हट के अगर कोई प्रॉपर्टी है इसके पास तो यही है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है इसकी जी। क्या? नहीं, वो रोम्बस में होता है। रोम्बस की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो। 45 हाँ ठीक है, हाँ होता है, ठीक है ओके। 90 45 हाँ 45 हाँ ठीक है। और इसके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स हमारे पास कैसे होते हैं इसके? पहले चीज तो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट, वो तो यार हो गया ना, रेक्टेंगल में लिखवा दिया। अलग चीज बस ये है, डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी भाई, हो जाती है गलती कई बार। डायगनल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो, और हटके इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी छपी हुई मिलेगी कि 4 साइड होते हैं, चारों साइड से इक्वल होते हैं। जो अलग है वो मैं लिखवा चुका हूं। 90 डिग्री इसमें भी बन रहा होता है चारों कॉर्नर में, 360 डिग्री इसका भी होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। उतार लिया? चलो अगले पे आओ। अगला जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास रोम्बस। देखो अब इसमें स्क्वायर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं सारी छप जाती हैं, सारी A to Z सारी छप जाती हैं, सिवाय एक चीज के। कौन सी? कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो सब में होती है, जो हम स्किप कर गए, थोड़ा सा भूल गए जब हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे, कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें इनका सम और इसका सम, इसका 180 होगा, इसका 180 होगा, इसका और इसका 180 होगा, ठीक है। यहां पे इसका ये एंगल मिलके कितना बनाएंगे? 180। अच्छा, इसके रीजन में जाना है क्यों 180 बनाते हैं? देखो तुम्हें पता है ना ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। जरा लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर पे आओ जो पढ़ा था हमने, ठीक है। और वहां हमने क्या सीखा था कि ये जो हमारे पास एक साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इनका सम कैसा होता है? 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं वैसा ही नहीं है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल बन गया, सेम है ना, वही चीज है, वो यहां पे कॉपी हो रही है बस। बाकी और कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास आता है एक शेप, मान लेते हैं हमारे पास, जैसे जब ट्रेपीजियम पे जाऊंगा तब बताऊंगा, पर अभी भी बताता हूं। जैसे मान लो, हाँ ये कर लो, ये ज्यादा जरूरी है, पी लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो जो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनका सम तो 180 है, इसका और इसका भी 180 है, लेकिन
इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है कि इसका और इसका 180 होगा। क्या रीजन है? ये एंगल और ये एंगल श्योरिटी नहीं है कि 180 होगा। क्या रीजन है बताओ? क्योंकि वो जिस जगह पे बन रहा है और ये वाली लाइन जिस दो लाइनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है वो आपस में पैरेलल ही नहीं है। पैरेलल होती तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 180 हो जाता फिर से, बट ये वाली साइड्स तो पैरेलल ही नहीं है तो 180 पॉसिबल ही नहीं है।